नमस्कार, मैं विजय राठौर और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस की। रूस और यूक्रेन एक इतना बड़ा देश और यूक्रेन रूस की तुलना में बहुत छोटा देश है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश आज एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। जिन दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे थे, आज ये अचानक इतने बिगड़ कैसे गए कि आज ये दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। तो हम बात करें इतिहास की, तो 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। 1991 के बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ और मानचित्र पर 15 नए देश अंकित हुए, जिसमें से रूस सबसे बड़ा था। यूएसएसआर के विघटन के पश्चात भी रूस और यूक्रेन के संबंध हमेशा अच्छे बने रहे, 2014 से पहले तक। यहाँ तक कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन और रूस अलग नहीं है, दोनों एक ही संस्कृति और इतिहास से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्या हो गया 2014 के बाद जो ये दोनों देश आज युद्ध कर रहे हैं? आइए हम इस बात को डिटेल में समझते हैं कि क्या रीज़न था जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है और क्या पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का स्टैंड रहा है इस युद्ध को लेके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2014 से पहले रूस और यूक्रेन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे और उसका रीज़न यह था कि जो भी यूक्रेन में शासक थे, जो राष्ट्रपति थे, वो रूस के अकॉर्डिंग अपनी सरकार को चलाते थे। रूस जैसा चाहता था उस अकॉर्डिंग से सरकार वहाँ की चलती थी। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो यूक्रेन की सरकार जो थी वो रूस के प्रति बाइस्ड थी। क्या है, अगर हम मानचित्र में यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस से लगता है। यूक्रेन में पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ की 30% पॉपुलेशन जो है वो रसियन बोलती है और रसिया को सपोर्ट भी करती है और वो खुद भी रसियन ही है। खासकर जो यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में हम देखें जो हिस्सा रूस से लगता है, वहाँ पे रसियन पॉपुलेशन की जनसंख्या ज़्यादा है, जो हमेशा से डिमांड करती थी कि हमें भी रसिया में वापस से मर्ज हो जाना चाहिए। और बात करें जैसे जैसे अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं यूक्रेन में, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नेटिव कंट्री की ज़्यादा है, तो इसलिए एक क्लैश देखने को दोनों के बीच में मिलता है। तो 2010 से 14 के बीच में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वो विक्टर थे, वो प्रो रसियन थे और उनका भी झुकाव रसिया के प्रति ज़्यादा था। लेकिन यूक्रेन की जो पब्लिक थी वो चाहती थी कि यूक्रेन की अपनी एक स्वतंत्र नीति होनी चाहिए, एक संप्रभु देश की तरह, और वो यूरोपियन यूनियन में मिलना चाहते थे। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने जब विक्टर को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑफर किया तो विक्टर ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, जिससे वहाँ की जनता भड़क उठी और उन्होंने एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन विक्टर के खिलाफ स्टार्ट किया, जिसको देखते हुए विक्टर जो है वो रूस भाग गए अपनी जान बचाकर। और उसके बाद से जो भी सरकारें आईं वो ये समझ गई थी कि अगर हम रसिया के अकॉर्डिंग इस सरकार को चलाएंगे अपने देश की, तो हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से हर कोई समझ गया था। 2014 के पश्चात यूक्रेन में जो भी सरकार बनी उनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ ज़्यादा था और वो भी यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहती थी। इसके अलावा रूस जो है यूरोपियन यूनियन को अपने गैस उत्पादन का 30% गैस यूरोपियन यूनियन को बेचता है हर साल, जिसकी पाइपलाइनें यूक्रेन से होकर जाती हैं। उसके लिए यूक्रेन ने 2014 में $33 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से रूस से शुल्क मांगा, जो कि रूस को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो चीज़ें। इसके बाद बात तब ज़्यादा बिगड़ गई जब यूक्रेन ने मांग रखी यूएस और यूरोपियन यूनियन के सामने कि उसे भी नाटो देश में शामिल किया जाए। बात करें नाटो की, तो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 देश शामिल हैं, जिसकी स्टार्टिंग 11 देशों के साथ हुई थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे करते हुए 30 देश शामिल हो गए हैं और इसका गठन जो है वो 1949 में किया गया था। नाटो का जो गठन का जो सबसे मेन कारण था वह यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए था। इसलिए जब यूएसएसआर से कई देश अलग हुए तो उसमें से कुछ देशों को यूएसए और ब्रिटेन ने अपने नाटो देश में शामिल कर लिया, जो बात बिल्कुल भी रसिया को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि नाटो देश जो भी देश नाटो में सम्मिलित होते हैं
उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी नाटो कंट्रीज़ की हो जाती है। वो वहाँ पे मिलिट्री बेसमेंट बनाती हैं, मिसाइलें रखती हैं एवं पूरी तरह से उनको सुरक्षा देने के लिए वो सज्ज हैं। और अगर किसी भी एक देश में हमला होता है तो उसे पूरे नाटो देश के खिलाफ माना जाता है और सारे देश इसमें मिल के अपनी सेना को भेजते हैं और युद्ध करते हैं। तो रसिया को ये चीज़ पहले से नहीं पसंद, ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि कई देश जो रसिया के सीमा से लगते हैं वो नाटो में शामिल हो गए, जिसके कारण यूएसए और ब्रिटेन जैसे देशों की जो आर्मी है वो रसिया के इतने करीब आ गई थी। ऐसे में यूक्रेन का नाटो में सम्मिलित होने की डिमांड को सुनकर रूस घबरा गया और उसे लगा कि अगर यूक्रेन भी नाटो देश में शामिल हो जाता है तो जो उसकी इतनी बड़ी सीमा रूस से लगती है वहाँ पे भी नाटो की सेना जो है एक मिलिट्री बेसमेंट बनाएगी, न्यूक्लियर बम जो है, न्यूक्लियर जो मिसाइलें हैं उनको इम्प्लांट किया जाएगा रसिया के बॉर्डर में। रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूएसए की मिसाइलें रूस के बॉर्डर पे इतना करीब हों कि अगर कभी फ्यूचर में युद्ध होता है तो जब तक रूस जो है एक मिसाइल मारेगा तब तक यूएसए जो है वो तब तक 10 मिसाइलें रूस के ऊपर छोड़ चुका होगा। ये सबसे बड़ा रीज़न था रूस के घबराने की। तो 2014 में रूस ने अपनी सेना को क्रीमिया में भेज दिया और क्रीमिया में उन्होंने कब्जा कर लिया। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का ही पार्ट था। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने यूक्रेन के जो दो पूर्ववर्ती इलाके थे डोनेटस्क और लुहांस्क, वहाँ पे अलगाववादियों को भड़काने का काम किया और अलगाववादियों ने उस इलाके पे रूस की मदद से कब्जा कर लिया कुछ क्षेत्र को। इसके बाद से ही हमेशा रूस द्वारा उस एरिया में सपोर्ट किया जाता रहा और वो जो अलगाववादी नेता थे वो हमेशा ये डिमांड करते थे कि इस पूरे यूक्रेन को रूस में शामिल कर देना चाहिए। बात करें तत्कालीन कारण की तो 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया कि वह नाटो देश में शामिल होना चाहता है और उसने यूएस से अपील की कि उसे भी नाटो में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इसके पश्चात रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के पूर्ववर्ती इलाकों पे भेजना शुरू कर दिया और रूस ने यह कहना स्टार्ट किया कि यूक्रेन किसी भी समय परमाणु हथियार हासिल कर सकता है अपने पश्चिमी देशों की मदद से। इसलिए रूस जो है वह अपने आत्मरक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है। इसके बाद कई देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा पुतिन से बैठक भी की गई कि किसी तरह का युद्ध ना किया जाए और ना ही स्थिति को बिगाड़ा जाए, क्योंकि अगर यह युद्ध होता है तो हो सकता है कई देश इसमें भाग ले लें और यह एक वर्ल्ड वॉर 3 बन जाए। लेकिन 22 फरवरी को रूस द्वारा डोनेटस्क और लुहांस्क को 2 स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है और अपनी सेना को वहां भेज दिया जाता है। और रूस द्वारा ये कहा गया हमने जिन 2 क्षेत्रों को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी है, यूक्रेन उन्हें दबाने की कोशिश करेगा तो हम केवल एक शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। लेकिन 24 फरवरी को रूस द्वारा पूरी तरह से युद्ध की घोषणा कर दी जाती है और अपनी सेना को यूक्रेन में कब्जा करने के लिए भेज दिया जाता है। कई लोगों को लगा था कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह संकट का समय है और हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा और उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं अपने देश के नागरिकों के साथ मिलकर यह युद्ध लड़ूंगा। लेकिन एक तरफ रूस की सेना जिसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और यूक्रेन जैसे छोटे देश जिसकी आर्मी फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी कम थी रूस के मुकाबले, इसलिए उन्होंने यह कहा कि जो से 60 साल के बीच में जो भी यूक्रेनियन हैं वह युद्ध के लिए तैयार रहें और अपने देश को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने जो भी वहाँ की जनता थी उनको राइफल्स दी और वहाँ की जनता भी बहुत उत्साह के साथ उस युद्ध में भाग लिया कि कुछ भी हो जाए हम रूस के सामने हार नहीं मानेंगे, हम इस युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा हर देश से मदद मांगी गई और कहा गया कि जो भी देश जिस तरह से मदद करना चाहते हैं उस तरीके से इस युद्ध में उनकी मदद करें। तो कुछ देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार दिया गया है, कुछ देशों द्वारा हेलमेट प्रोवाइड किए गए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यूक्रेन को दी गई है। रूस जैसे इतने बड़े देश के सामने यूक्रेन जैसा इतना छोटा देश पिछले 5 दिनों से युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि एकता की शक्ति क्या होती है।
इसलिए अगर हम ठान लें तो हम किसी के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। अब हम समझते हैं कि इस पूरे युद्ध में विश्व का क्या स्टैंड रहा है और भारत का इस पे क्या स्टैंड रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विश्व के बारे में। तो किसी भी देश ने डायरेक्ट इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि हर कोई युद्ध से बचना चाहता है। क्योंकि अगर कोई एक देश इसमें इंटर होता है तो धीरे धीरे देखते ही देखते कई देश इसमें इंटर हो जाएंगे, जो कि एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन को फिर से खड़ा कर देंगे। और रूस ने यह भी कहा कि अगर कोई देश इस युद्ध में हिस्सा लेता है तो रूस द्वारा परमाणु हथियार चलाए जाएंगे उन देशों के ऊपर। फिर विश्व आखिर कर क्या रहा है? तो विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने इकोनॉमिकली रूस को कमज़ोर करने का काम किया। हर देश ने अपने तरफ अपने अपने तरीके से कई तरह के सैंक्शन जो हैं वो रूस के ऊपर लगाए। कुछ ने रशियन बैंकों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। जैसे जर्मनी ने जो पाइपलाइन के थ्रू गैस आ रही थी जर्मनी ने उसको रूस से लेना बंद कर दिया और उस पर सैंक्शन लगा दिया। कुछ ने जो व्यापार रूस के साथ चल रहा था उसमें सैंक्शन लगा दिया। मतलब हर देशों ने अपनी तरफ से सैंक्शन लगा के रूस को अलग थलग करने की कोशिश की है, ताकि अगर आर्थिक रूप से रूस कमज़ोर महसूस करता है तो वो इस युद्ध को रोक देगा। रूस द्वारा अभी यह भी बयान दिया गया था कि रूस यूक्रेन से बात करने के लिए भी तैयार हो गया और उसने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस बेलारूस की राजधानी पे मीटिंग करेगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बेलारूस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस ने अपने ज़मीन का यूज होने दिया रूसी सेना के लिए। लेकिन अब निकल के यह बात आई है कि दोनों रूस और यूक्रेन दोनों बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं बेलारूस के बॉर्डर पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम बात करें भारत की कि इस पूरे सिनेरियो में भारत का क्या रोल रहा, भारत ने क्या किया और क्या वित्तीय समस्याएं ऐसी हैं जो भारत के सामने आगे आ सकती हैं इस युद्ध के कारण। तो पहले हम समझते हैं कि भारत के 20,000 स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की। भारत की प्रथम जो प्राथमिकता है वह यह है कि उन स्टूडेंट को वहाँ से निकालना और उन्हें सुरक्षित अपने देश पहुँचाना। बात करें कि क्या भारत रूस के विरुद्ध जाएगा, यूक्रेन की मदद करेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात की और यह भी कहा कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, किसी तरह की हिंसा कोई सी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन भारत का रूस के विरुद्ध जाना यह इतना आसान नहीं होगा। भारत अपनी मिलिट्री सप्लाई के लिए रूस पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। भारत अपने सुरक्षा उपकरण जितने भी आयात करता है सबसे ज़्यादा वह रसिया से ही आयात करता है। इवन रसिया और भारत दोनों साथ मिलकर सुरक्षा उपकरणों के रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी कार्य करते हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, यह रसिया और भारत दोनों का मिलकर बनाया हुआ मिसाइल है। साथ ही रसिया भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है। काफ़ी लंबे समय से रसिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर अपनी भारत के पक्ष में यूज की है। तो ऐसे में भारत का रसिया जैसे पार्टनर के विरुद्ध जाना यह मुमकिन नहीं है। हाँ, भारत द्वारा हो सकता है कई स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते, हम युद्ध को रोकना चाहते हैं, बातचीत करके फैसला किया जाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट भारत रसिया को गलत नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, भारत द्वारा यह भी कहा गया है कि वह यूक्रेन को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। बात करें इस युद्ध में भारत की आर्थिक गतिविधियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भारत के इकोनॉमिक सर्वे में यह अंदाज़ा लगाया गया था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है वह 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल रहेगा। लेकिन जैसे कि रूस दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाला देश है, तो इस युद्ध के कारण जिस तरह से पूरा वर्ल्ड जो है रूस पे सैंक्शन लगा रहा है, इससे भारत में भी प्रभाव पड़ेंगे। और जो क्रूड ऑयल का रेट अभी ही 103 डॉलर पर बैरल के पहुंच गया है, इससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और जिसके कारण हर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी और भारत में भी महंगाई बढ़ेंगी। अब देखना यह है कि इससे भारत के सरकार की कार्यशैली कहां तक प्रभावित होती है। तो यह पूरा सिनेरियो था युद्ध का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी क्या राय है इस युद्ध को लेके, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको क्या लगता है
कौन कहाँ तक सही है और जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो कितनी सच हैं। क्या इस युद्ध की परिस्थिति में सारे देशों का यूक्रेन को छोड़ देना सही था, या रूस जो बोल रहा है कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहा है वह सही है। तो यह था आज का वीडियो। ऐसे ही करेंट टॉपिक्स और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।